नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका रिसर्च न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अब तक के एडिशनल एसपी के बनने तक के सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई होती है। तो आपके जीवन के संघर्ष की क्या कहानी क्या रही, और आपने जो ये सफलता हासिल की, आप एडिशनल एसपी हैं रीवा के, तो सर पूरा बताइए अपने विषय। मैं पन्ना ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है सब वो पन्ना पन्ना के पास में एक अजयगढ़ तहसील है, जो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने वहाँ से किया है। इसके बाद फिर सागर यूनिवर्सिटी से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी किया। उसके बाद एमपी हेड मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया प्रीवियस। और 97 में जब मैं 21 साल का हुआ, मैंने पहला प्री एग्ज़ाम दिया जब पीएससी का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके बाद मैंने वो एमपी हेड फाइनल नहीं किया और उसके बाद से फिर मैं तैयारी में लग गया। मैं इंदौर चला गया पहले, वहाँ पर मैंने तैयारी की पीएससी की। तैयारी के टाइम पे लगभग 96-7 में मैं वहाँ था। फिर उसके बाद प्री एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आ गया तो मैं उस समय इलाहाबाद चला गया था। इलाहाबाद में मैंने वहाँ एक सिविल सर्विसेज की कोचिंग थी, उसको ज्वाइन किया था। और उसके बाद जब मुझे मेंस देना था तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो मेंस दिया लेकिन नहीं हो पाया। 97 पर 98 में मैंने सब्जेक्ट क्या था, उस समय मैं मैथ लिया रहता था। अब मैथ सब्जेक्ट के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी ले लिया सेकंड सब्जेक्ट, और उसके बाद एग्ज़ाम दिया मैंने। तो 98 में भी असफलता मिली, 99 में फिर मुझे सफलता मिली और मेरा ये डीएसपी में सिलेक्शन 99 में हुआ। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो मुझे पुलिस में शुरुआत से ही इच्छा थी, यूनिफॉर्म के प्रति लगाव था बचपन से ही, और पुलिस फोर्स हमेशा से अच्छा लगा है। जब मैं पुलिस फोर्स में सिलेक्ट हो गया तो इसके बाद से फिर मैंने इसको ही बहुत अच्छे से काम को एंजॉय भी किया, मेहनत भी की, और अभी भी इस काम को मैं करने में अपने आप को बहुत ही संतुष्टिदायक पाता हूँ। तो सर, आपने अपने पिताजी से सीख ली और उन्हीं से प्रेरित होकर आपने पुलिस की वर्दी जो आप अभी पहने हुए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरणा मिली। बिल्कुल सही है। कोई भी बच्चा होता है सबसे पहले अपने पिता से ही प्रभावित होता है, इसके बाद ही उसका कुछ और चीज़ों पर ध्यान जाता है। तो यूनिफ़ॉर्म के प्रति जो लगाव था बचपन से था, पिताजी को यूनिफ़ॉर्म में देखते हुए, और उसके बाद से लगातार फिर मन में इच्छा थी शुरुआत से ही कि मुझे पुलिस ऑफिसर ही बनना है। और बड़ों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से इस जगह पहुंचा हूं। इसके लिए उस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर मदर्स डे है, तो आपके माता जी की भी, मतलब उनके बारे में भी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि उनका किस तरीके से सहयोग रहता था कि आप इस सफलता के शिखर में जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ रहा होगा। निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद, माँ का स्नेह प्यार तो हमेशा हर बच्चे के साथ रहता है। मेरी माताजी निश्चित रूप से, जब मैं पुलिस में ये पद पर सिलेक्ट होने के लिए कहता था, करता था, और जब सिलेक्शन हुआ तो उनका कहना रहता था, मेरे पिताजी टीआई से रिटायर हुए हैं, तो उनका कहना अक्सर रहता था, जब मैं सर्विस में आ गया था, पिताजी भी सर्विस में थे, तो एक कई कई बार ऐसे अवसर आते थे कि छेड़ती थी कि अब बेटा डीएसपी हो गया है और एक साथ पोस्टें होगी, सलूट करना पड़ेगा। इस तरह की बातें घर पे चलती रहती थी हंसी मजाक के तौर पे। तो माताजी का स्नेह और उनका आशीर्वाद से ही ये जो मुझे सफलता मिली है वो सराहनीय रही। सर, अगले विषय पर चर्चा करेंगे। लगातार अपने ज़िले में नशा मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। जब नशा मुक्ति की बात आती है तब हमारे जहन में ये आता है कि युवाओं को कैसे नशा मुक्त किया जाए, कैसे युवाओं को एक अच्छी दिशा दिखाई जाए ताकि वो नशे से मुक्ति हो। इससे ज़िला भी अच्छी प्रगति कर सकता है। तो युवाओं के लिए, खासकर मैं जब नशा मुक्ति की बात करूंगा तो युवाओं को संदेश देने की भी बात होती है। तो सर, आपका नशा मुक्ति पर क्या सोचना है और किस तरीके से अगली रणनीति, जैसे पहली नशा मुक्ति हो गई, युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में और क्या क्या अगली रणनीति होगी, और युवाओं को खासकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि हमने कहा है कि नशा मुक्ति, ये नशा मुक्ति का जो अभियान है, मैं लगभग 3.5 साल से रीवा ज़िले में पदस्थ हूँ, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, उसका एनालिसिस किया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से सामंजस्य करके उनके निर्देश पर बहुत सारे ऐसे काम यहाँ पर किए गए हैं नशा मुक्ति के संबंध में, जिससे रीवा ज़िला प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत वॉलंटियर बनाने में हो या नशा मुक्ति अभियान चलाने में हो, प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है, और देश में भी इसकी अच्छी रैंक रही है। और अभी भी ये लगातार अभियान जारी है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उनके निर्देश पे स्कूलों में,
कॉलेजों में, बस्तियों में, सभी जगह हर स्तर पर एनजीओ संगठन के साथ मिलके और सामाजिक संगठनों के साथ मिलके बहुत सारे नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम चलाए हैं। इस रीवा में कोरेक्स एक अलग ही पायदान पर है युवाओं में नशे को लेके, और कोरेक्स के प्रति जो युवाओं का रुझान है बहुत ज़्यादा है, और उस रुझान के कारण युवा जो है नशे में तो रहता ही रहता है, साथ ही उसके घर परिवार के लोग उसको पकड़ नहीं पाते। अगर कोई लड़का जो 15, 16, 17, 20 साल का है, अगर सिगरेट पी के आता है, दारू पी के आता है, तो घर परिवार के लोग पहचान जाते हैं, स्मेल से पहचान जाते हैं कि ये कुछ गड़बड़ करके आया है। लेकिन कोरेक्स एक ऐसा नशा है जो उसको मतलब घर परिवार के लोगों को जब तक पता चलता है तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, और फिर बच्चा इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है, इतना ज़्यादा निकल जाता है उनके हाथ से कि उस पर कंट्रोल बहुत कम हो पाता है। रीवा में जो अपराध का जो वो बहुत बड़ा कारण है, ख़ास तौर से युवाओं में, जो छोटी छोटी वारदातें करते हैं, जैसे मारपीट कर लेंगे आपस में, किसी महिला का पर्स छीन लिया, किसी बच्चे का मोबाइल छीन लिया, किसी व्यक्ति की जेब काट, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं छोटे छोटे, और उसमें वो बिल्कुल नशे से ही जुड़े हुए हैं। अगर वो नशे से हम उसको कंट्रोल कर लें तो फिर निश्चित रूप से रीवा का ये छोटा छोटा क्राइम है जो ख़ास तौर से युवा पीढ़ी करती है, उससे बहुत सारी मुक्ति मिल सकती है। इसमें मोटरसाइकिल चोरी भी है, चैन स्नैचिंग भी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे अपराध हैं। कई बार ऐसी वारदातें हो जाती हैं कि यार दोस्त साथ में बैठे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि माहौल ख़राब हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में मारपीट कर ली। कई बार आपने वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे कि सड़क पर, चौराहों में या कहीं इसी जगह पर लोग आप मतलब ऐसे लड़ रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, वो ज़्यादातर युवा हैं। आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये सारे युवा हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग हैं वो जो कोरेक्स का सेवन करते हैं। और कोरेक्स पे कार्रवाई रीवा में इतनी ज़्यादा हुई कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया था, जो प्रथम चरण में 15 अगस्त से मार्च तक चला, उसमें रीवा को चिन्हित किया गया था। उसी क्रम में जब रीवा में ये कार्रवाइयाँ हुई तो रीवा, मैं बताया आपको, प्रथम स्थान पर रहा प्रदेश में। और इसी तरह से हम लोग आगे भी अपने वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, उनके निर्देश पे और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे ज़िले में, जिससे ज़िले से जो युवाओं में नशे के प्रति रुझान है, ख़ास तौर से कोरेक्स और गांजे के प्रति रुझान है, वो कम से कम किया जा सके, जिससे उनको किसी भी तरह की अपराध की ओर जाने से रोका जा सके और उन पर घर परिवार के सदस्यों का कंट्रोल हो। इसके लिए लगातार हम लोग जन चेतना अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें नशा मुक्ति के साथ साथ युवाओं में अपराध के प्रति जागरूकता के लिए भी अभियान चलाते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी सचेत करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को पर नज़र रखें, ध्यान रखें। जिन कंधों पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है, वो नशे से संलिप्त होकर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और देश को भी पीछे ले जाते हैं। सर, शहर में तो प्रयास सही है, सकारात्मक प्रयास है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, अब वहाँ तक पुलिस बल या फिर अन्य जागरूकता के वो कार्यक्रम नहीं हो पाते, कभी कभार कमी होती है उन चीज़ों की। तो गाँव के लिए क्या सकारात्मक प्रयास हैं आपके? निश्चित रूप से हमारे एसपी साहब इस संबंध में लगातार लगे रहते हैं। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले वीसी चल रही थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों को ही सजग करने की थी। जैसे कि आज लाडली लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम है पूरे प्रदेश स्तर पर, तो उसी संबंध में वीसी ले गई, वो पूरा का पूरा निर्देश नीचे तक पहुंच जाओ, वहां तक कि थाने में कर्मचारियों को बुलाकर उनको भी ये समझाई दी जाती है कि आप भी इस अभियान में जुड़ के रखें और इसका प्रयास बेहतर से बेहतर करें। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, कभी कार्य के बोझ के कारण, कभी अन्य कारणों से, बस्ता के कारण से हो सकता है कि वो बिल्कुल नीचे लेवल पे कभी कभी कुछ कमी रह जाती हो। हम उस पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बहुत अच्छे से नशा मुक्त अभियान का जो समारोह है वो हो सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। कभी कभी लोगों को, चाहे वो शहर के व्यक्ति हों चाहे गांव के व्यक्ति हों, जब पुलिस और जनता के बीच संवाद स्थापित करने की जब कमी आ जाती है कभी कभी, तो ऐसा लगता है कि हमारा मैसेज जो जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। तो जनता और पुलिस के बीच जो संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया है वो अनवरत रहे, और इस दिशा में लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे, जो प्रयास किए जा रहे हैं वो लगातार चालू रहें, और कैसे जनता और पुलिस के बीच संवाद स्थापित हो सके, क्योंकि कभी कभी डर का माहौल भी बनता है एक दूसरे के प्रति। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? जैसा मैंने बताया आपको कि बहुत सारे एनजीओज़ रहते हैं, सामाजिक संगठन रहते हैं, और हम लोग भी अपने स्टाफ के माध्यम से
स्कूलों में टीचर्स के माध्यम से बच्चों पे पहले बच्चों की तरफ जाना, बच्चों से बातचीत करना, जिससे बच्चों के मन में जो डर है, जैसे स्टार्ट में सुनते रहे होंगे आप, हो सकता है आपने भी देखा हो, अगर बच्चा कोई शैतानी करता है, बदमाशी करता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो माँ या उसका पिता उसको या उसके बड़े भाई बहन डरा देते हैं कि देखो पुलिस आ रही है, ज़्यादा बदमाशी करोगे, खाना नहीं खाओगे, स्कूल नहीं जाओगे तो पकड़वा देंगे, बंद करा देंगे। तो बच्चे के मन में बचपन से ही ये डर की भावना पैदा कर दी जाती है। इसके कारण से निश्चित रूप से पुलिस के प्रति बच्चे के मन में, और जब धीरे धीरे वो युवा तक आता है उसके मन में एक डर बना रहता है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनके मन से डर निकले। अभी हमारे एसपी साहब ने जब से आए हुए हैं, आपने देखा हुआ है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है कि आप कोई भी कहीं भी आपको अगर नशे के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो आप उस नंबर पर सूचना दें। आपका नाम, पता सब गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आती हैं जिनमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई भी कराई गई है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्कूल हो, कॉलेज हो या बस्तियां हो, जब हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो उनके मन में निश्चित रूप से पुलिस के प्रति जो डर की भावना है वो कम होती है और विश्वास की भावना बढ़ती है। जब ये भावना बढ़ जाती है तो सूचना भी आने लगती है। लोग फिर यहाँ एसपी ऑफिस में आके भी अपनी बात बता देते हैं। आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में रोज़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, अपनी शिकायत भी बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और जानकारियाँ भी देके जाते हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले एक नवाचार एसपी सर और आपके संयुक्त तत्वाधान में चालू हुआ था कि पुलिस गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जागरूक करने के लिए बस्तियों में जाकर उन्हें पढ़ाने का काम करती थी। ये संयुक्त तत्वाधान में चालू हुआ था। इस तरीके के अभियान से किस तरीके से लाभ हो सकता है उन गरीब बस्तियों में रह रहे बच्चों के लिए? निश्चित रूप से ऐसे जो बच्चे हैं जो ये सामाजिक सेवा करना चाह रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। और उसी क्रम में जैसा देखा था कि ये जो हमारा, जिसको पूर्व में कवाड़ी बस्ती कहते थे, वहाँ पर भी जो लोग जाना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पर यूथ हैं जो जाके वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके उन कार्य को बस्ती के लोगों ने, जो मतलब बुरे से बुरे लोगों ने तक सराहा है। उसी क्रम में जो एसपी साहब, कलेक्टर साहब जो थे, उन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ खेलों के माध्यम से भी हमने काफ़ी प्रयास किया है कि यूथ को नशे से और क्राइम से दूर रखें और खेलों की तरफ थोड़ा सा जोड़ के रखें। और खेल भावना से क्या होता है, कोई भी खिलाड़ी जो खेल के प्रति अपना लगाव रखता है, रुझान रखता है, वो ना कभी नशे की तरफ जाता है और ना ही क्राइम की तरफ जाता है। उसमें एक टीम भावना डेवलप होती है और वो टीम भावना पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। अंतिम सवाल, इसके पहले एक और सवाल, अंतिम सवाल ये है कि जो यातायात व्यवस्था है, इस दिशा पर भी हम बात करेंगे क्योंकि सभी गतिविधियों पर चर्चा होगी। यातायात व्यवस्था के लिए हर एक प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो इंटरसेप्टर गाड़ी हो वो भी लाई गई, साथ ही जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए और जागरूकता गाड़ी भी कुछ दिन पहले तमाम लोगों को जागरूक कर रही थी गाड़ी के माध्यम से पुलिस प्रशासन। लेकिन कहीं ना कहीं अभी रीवा ज़िले में यातायात व्यवस्था जिस तरीके से होनी चाहिए, प्रशासन द्वारा तो पूरी तरीके से प्रयास सकारात्मक किए जा रहे हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था ना सुधरने के पीछे की वजह क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि मतलब कि हमारे प्रयास कम रह गए, या फिर ये मानते हैं कि जनता जागरूक नहीं होना चाहती? जनता को चाहे हेलमेट लगाने की चीज़ें हों, जब हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ती है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को अगर हेलमेट लगाना है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि आप हेलमेट लगाइए, आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो यातायात व्यवस्था को कैसे और बेहतर तरीके से बनाएं ताकि जो भी बाहरी व्यक्ति आएँ वो आसानी से ज़िले में भ्रमण कर सकें? नहीं, बाहरी व्यक्ति क्यों, ज़िले के लोग भी ज़िले में बेहतर तरीके से भ्रमण कर सकें, सुरक्षित रूप से चल सकें और सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँचे, ये लगातार प्रयास जारी रहते हैं। इसके लिए पुलिस जो यातायात नियमों निर्देशों के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, स्कूल में जब भी हम नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं तो उसके साथ में अपराध के प्रति जागरूकता के लिए भी अभियान चलाते हैं, यातायात नियमों के पालन के प्रति भी जागरूकता का अभियान चलाते हैं। बहुत सारे अभियान उसमें जुड़े रहते हैं। बच्चों को स्कूलों में ही यातायात नियमों के बारे में बताया जाता है। साथ साथ बस्तियों में भी जो बताना, जब भी सम्मेलन होता है, जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हम लोगों के उसमें शामिल ही हैं कि आपको बतानी है। और साथ साथ जो आपने बताया अभी कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आते हैं, निश्चित रूप से अभी भी उनमें वो जागरूकता नहीं है, उसकी कमी है कि वो हेलमेट लगा के चलें। जिसमें देखा होगा आपने कि कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं और परिवार का परिवार ख़त्म हो जाता है। जो मोटरसाइकिल में बैठा है, पति पत्नी बच्चा है, कई बार ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि
पति गाड़ी चला रहा, पत्नी बैठी हुई है, गिर गई, मालूम चलता पत्नी को चोट लगी सिर में, उसकी मौत हो गई। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं रीवा ज़िले की जनता से अनुरोध करूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें, साथ साथ जब भी मोटरसाइकिल से चलें हेलमेट लगा के रखें, खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये जो हमारा सिर है ये निश्चित रूप से आप ऐसा मान लें कि इस तरह का नारियल हो, सड़क इतनी हार्ड होती है कि अगर वो जब भी आप मोटरसाइकिल की एक नॉर्मल स्पीड से भी अगर आप गिरेंगे और आपका सिर उससे टकराएगा तो ये मान के चलना कि चोट इतनी गंभीर होगी कि वो आपके जीवन को संकट में डाल देगी। अंत में एक बार आप युवाओं के नाम फिर से नशा मुक्ति के लिए एक संदेश, कुछ मैसेज दे दीजिए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि नशा वास्तव में, वो भी कोरेक्स का नशा बहुत ही खतरनाक नशा होता है, उससे बचें। ये नशा एक ऐसा नशा है जो आपके दिमाग को इतना ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है कि ये आपको समझ में नहीं आता, आपके बातचीत करने का लहजा बदल जाता है, आपको एकदम क्रोध आता है और उस क्रोध के चलते आप इस ऐसी हरकत तक कर जाते हो जो आप करना नहीं चाहते हो। वो आपका जो संयम है एकदम बिल्कुल क्षीण हो जाता है और आपकी जो उग्रता है एकदम बढ़ जाती है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने जीवन को एक तो सुरक्षित रखने के लिए, अपने कैरियर को बचाए रखने के लिए, क्योंकि एक झगड़ा होता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं और चोट लग गई, अगर उसने थाने में आके रिपोर्ट लिखा दी तो फिर उसके खिलाफ अपराध रजिस्टर्ड होना है। और एक बार अपराध रजिस्टर्ड हुआ, मैंने ऐसे कई बच्चे आए यहाँ पर देखें कि साहब मैं उस झगड़े में नहीं था, मैं तो केवल खड़ा था, मैं तो केवल देख रहा था और मेरा नाम भी लिखा दिया। तो ऐसी भी घटनाएं बहुत सारी होती हैं जब आप अपने ग्रुप में होते हो और आपके 4-2-1 साथी कोई मारपीट कर रहा होता है, आप उसके सपोर्ट में खड़े होते हो, निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में ही आता है। और जब आप नशे की हालत में होते हो तो आपको सूझ नहीं पड़ता कि सही क्या है, गलत क्या है, और आप इस तरह की हरकतें कर जाते हो। और आपको उस नशे की आदत के कारण से ऐसे बदमाश टाइप के लोग जो समझदार हैं कुछ और उस स्थिति में हैं, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ घटनाएं घटी हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक की, हत्या तक की घटनाएं घटी हैं, जिसमें हमारे नाबालिग बच्चों को नशे की लत लगा के उनसे वो अपराध करा दिया गया और उसके बाद वो सब जेल चले गए। तो आप सभी से अपेक्षा है, ये अनुरोध है कि नशे से, ख़ासतौर से कोरेक्स से दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सभी प्रशासनिक विषयों पर प्रमुखता से अपनी बात रखी। समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए रिसर्च न्यूज।